चलो अब हम लोग ये हेडिंग तो डालनी होगी ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और ये आर्टिकल क्या हो गया, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसमें मिलेंगे हमें। तो हम लोग अब आर्टिकल 29 डाल लो हेडिंग, इसको पढ़ते हैं। आर्टिकल 29 अगर जहाँ पे ऐसे लिखा हो ना तो आर्टिकल 29, चलो पहले इसमें अगर यहाँ पे एक लाइन लिख पाओ, इसमें लिख लो कि क्या है अल्पसंख्यकों के बारे में, विशेषकर यहाँ पर आर्टिकल 29 से पहले एक लाइन क्या है, 29 और 30 जो दोनों आर्टिकल हैं वो किसके लिए, विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, विशेषकर अल्पसंख्यक के हितों को पूरा करता है, यानी 29 और 30 क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यक हम लोग पढ़ भी चुके हैं और इसमें देखेंगे भी। विशेषकर यानी कि स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए, यानी कि विशेषकर अल्पसंख्यक के हितों को पूरा करता है, विशेषकर अल्पसंख्यकों के हितों को पूरा करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 29 समझो क्या है, इसमें भाषा लिखो। आर्टिकल 29 में नागरिकों को प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है, यानी कि नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है को उसके संरक्षण का अधिकार होगा। नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है को उसके संरक्षण का अधिकार होगा। विराम, शिक्षा संस्था में नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा संस्था में नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। संस्था में नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है को उसके संरक्षण का अधिकार होगा। विराम, शिक्षा संस्था में नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पे वो प्रत्येक वर्ग का मतलब वो क्या हो गया, अल्पसंख्यक वाली बात चल रही। ठीक है, जो छोटे छोटे लोग और जिनके प्रत्येक वर्ग में सब लोग हैं, पंजाबी हैं, मराठी हैं, ये लोग हैं ना, बंगाली लोग हैं, पंजाबी, मराठी, वो नागरिकों का प्रत्येक वर्ग में सब शामिल हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ग और जिसकी एक भाषा है, देखा ना बहुत छोटे छोटे इलाकों में अलग अलग भाषा चलती है, उनके हिसाब से चलती है, उनकी एक लिपि है, संस्कृति। संस्कृति का मतलब क्या है कि जो जीवन पद्धति जैसे जी रहे हैं, वस्त्र विन्यास कैसे खा पी रहे हैं, कैसा खान पान है उनका, कैसा उनका वस्त्र विन्यास है, कैसे पहनने का तरीका, कैसे बोलने का तरीका, ये संस्कृति होती है। तो प्रत्येक वर्ग जिसकी कोई भाषा है, लिपि है और क्या है, संस्कृति है को उसके संरक्षण का अधिकार होगा, कि मतलब वो उसको बचाए रख सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसा कई बार देखा होगा, अखबारों में सुना होगा कि ये जनजाति इतनी सी बची है इस इलाके में, अगर ये 4 लोग 5 लोग खत्म हो गए तो इनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी संस्कृति को बनाए रखना है, तो इसीलिए क्या करना है कि उसको उसके संरक्षण का अधिकार होगा। संरक्षण का मतलब बचाए रखने का अधिकार होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक, समझ में आ गया। आर्टिकल 29 खत्म। आर्टिकल 30 उनसे समझ में आया। प्रत्येक नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी कोई भाषा, लिपि, संस्कृति है उसको उसके संरक्षण का अधिकार होगा और शिक्षा संस्था में भेदभाव नहीं किया जाएगा नागरिकों के बीच। ठीक है, आर्टिकल 30 डालो, ये थोड़ा सा समझने लायक है। डालने, हम भी डालने सीधा ये, तो इसमें भाषा लिखो। सभी अल्पसंख्यक चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हों या भाषाई अल्पसंख्यक, सभी अल्पसंख्यक चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हों या भाषाई अल्पसंख्यक,
अभी बता देंगे हम वो, ठीक है। सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, भाषाई ऐसे लिखेंगे, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन्हें कॉमा लगा लिखो, उन्हें मनोनुकूल, मनोनुकूल मन के अनुकूल शिक्षा संस्था की स्थापना का अधिकार होगा। मनोनुकूल लिखवाओगे ऐसे, मन अनुकूल का मतलब हो गया मनोनुकूल, मनोनुकूल संधि कर लो इसमें, मनोनुकूल, ठीक है, मन के अनुकूल या फिर मन अनुकूल, ठीक, मन अनुकूल शिक्षा संस्था की स्थापना, शिक्षा संस्था की स्थापना का अधिकार होगा। सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन्हें मनोनुकूल शिक्षा संस्था की स्थापना का अधिकार होगा। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो, यदि अल्पसंख्यक की शिक्षा संस्था की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा या जाता है, लाइन चेंज कर लिखो, यदि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की भूमि का अधिग्रहण यदि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो, भूमि का अधिग्रहण मतलब भूमि छीनना लेना, कि सरकार की, सरकार कहेगी ना कि यहाँ से रोड निकलेगी तो भैया ये भूमि हमें चाहिए। यदि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। तो बाजार दर, जो बाजार दर पर रेट चल रहा होगा भूमि का, उस पर मुआवजा दिया जाएगा। समझ तो लोगी, समझ तो संघ में समझ तो लो, है ना, बाजार दर पर मुआवजा, कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक, ये आर्टिकल 30 में लिखा है ये वाली बात। क्या लिखिए कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धार्मिक हो भाषाई हो, अभी हम प्रांतीय वाली की बात करेंगे, ठीक, सभी अल्पसंख्यक चाहे वे धार्मिक हो भाषाई हो, उन्हें उनके मनोनुकूल शिक्षा संस्था की स्थापना का अधिकार होगा। ठीक है, और क्या आपने लिखा कि यदि अगर धार्मिक जो अल्पसंख्यक की शिक्षा संस्था है उसकी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा तो क्या होगा कि आपको बाजार दर पर मुआवजा देना पड़ेगा, यानी सरकार को, राज्य को बाजार दर पर, जो बाजार में रेट चल रहे होंगे ज़मीन के, ठीक है, उस दर पर आपको उनको मुआवजा देना होगा कि भैया ये लो पैसे, आप यहाँ से सरकार रोड निकालेगी या सरकार कुछ काम करेगी, आप दूसरी जगह बना लो। लेकिन इसी के आगे क्या है, अगर चाहे ब्रैकेट में लिखा जाओ, लेकिन अन्य शिक्षा संस्था होगी जो अल्पसंख्यक की शिक्षा, अल्पसंख्यक में वो 6 आगे हमने बात करी थी, अब अन्य का तो मतलब हिंदू ही बचे, ठीक है, तो अन्य शिक्षा संस्था पे क्या हो जाएगा, वो राज्य मुआवजा तय करेगा। राज्य कितना देगा वो राज्य की मर्जी है, लिखे ना, लेकिन ब्रैकेट में लिखो, लेकिन अन्य शिक्षा संस्था की भूमि अधिग्रहण होगी तो, अन्य शिक्षा संस्था की भूमि अधिग्रहण होगी तो राज्य मुआवजा तय करेगा। फिर बाजार दर पे जो चल रहा मतलब नहीं है, राज्य तय करेगा, राज्य की मर्जी, राज्य कितना भी दे। अन्य शिक्षा संस्था की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा या अन्य शिक्षा संस्था की भूमि अधिग्रहण होगी तो, अन्य शिक्षा संस्था की भूमि अधिग्रहण होगी तो राज्य मुआवजा तय करेगा। ठीक है, अब देखो इससे बात क्या निकल के आई आर्टिकल 30 में, समझो। एक बात क्या निकल के आई कि संविधान में अल्पसंख्यक परिभाषित नहीं है। यहाँ पे एक बिंदु लिखो, ये आर्टिकल 30 वो बात खत्म हो गई, अब आर्टिकल 30 की अलग बातें लिखना है। आप लिखो, संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिख लो, संविधान में अल्पसंख्यक 2 प्रकार के बताए गए हैं, यानी कि धार्मिक और भाषाई। दूसरा क्या लिखोगे, संविधान में अल्पसंख्यक 2 प्रकार के बताए गए हैं, पहला धार्मिक, दूसरा भाषाई। और तीसरा लिखोगे,
संविधान में अल्पसंख्यक शब्द आर्टिकल 30 में है, यानी कि वही हमने बात करी थी उस टाइम। अभी अल्पसंख्यक शब्द कहाँ पे? आर्टिकल 30 में। ठीक है, संविधान, हाँ सेकंड वाला, संविधान में अल्पसंख्यक को दो प्रकार का बताया गया है। ठीक है, पहला धार्मिक अल्पसंख्यक और दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक। तीसरा लिखो, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द आर्टिकल 30 में है। अब क्या है? थर्ड हो गया। संसद संविधान में अल्पसंख्यक शब्द आर्टिकल 30 में है। अब देखो, क्या जब परिभाषित नहीं किया तो परिभाषित किया जाएगा फिर, है ना। संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 या 1992 या 1992 पारित किया, जो अल्पसंख्यक के निर्धारण का तरीका बताता है। यानी कि उसमें बता देगा अल्पसंख्यक कौन है। अब ये कानून बताएगा, आप संविधान में तो नहीं लिखा था इस वजह से। ठीक है, संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 पारित किया, जो अल्पसंख्यक को के निर्धारण का तरीका बताता है। नंबर 1 लिखो उसमें, इस कानून में, कि अल्पसंख्यक के निर्धारण का तरीका बताता है कि अल्पसंख्यक को आप कैसे निर्धारण करोगे, जो अल्पसंख्यक के निर्धारण का तरीका बताता है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक के निर्धारण का तरीका बताता है। नंबर 1 लिखो, 1992, 1992। इस कानून के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला समूह बहुसंख्यक होगा, मेजॉरिटी होगा। ठीक है, इस कानून के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला समूह बहुसंख्यक होगा, और शेष समूहों में से केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके अल्पसंख्यक का निर्धारण करेगी। इस कानून के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला समूह बहुसंख्यक होगा, और शेष समूहों में से केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके अल्पसंख्यक का निर्धारण करेगी। शेष समूहों में से केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके अल्पसंख्यक का निर्धारण करेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और अधिनियम 1992। इस कानून के अनुसार क्या हुआ? अल्पसंख्यक का निर्धारण करा। अल्पसंख्यक कौन हो जाएगा? यानी कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला होगा वो बहुसंख्यक होगा। अब जैसे कि एक समुदाय, ये कोई एक ये है, एक ये है, ऐसी एक ये है, आपको टोटल भी 7 पता है, तो ये 7 हो गए। इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा ये हो गया बहुसंख्यक। अब बाकी ये जो बचेंगे, ठीक है, अब शेष समूहों में से केंद्र सरकार बार बार लेके आएगी अधिसूचना। बार बार का मतलब लगा हर साल नहीं, ऐसे केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी, तब डिसाइड करेगी कि भैया ये अल्पसंख्यक हैं या नहीं है। तो आपको इसके बाद क्या लिख लोगे कि जैसे क्या हुआ, जैन जो है ना, जैन हम लोग बोले ना जैन भी एक है, तो जैन को बाद में ये 5 को तो तुरंत के तुरंत कर दिया गया था, ये 5 तो अल्पसंख्यक बन गए, लेकिन 2014 में जैन को डाला गया था। तो आप ऐसे लिखो, वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक हैं, वर्तमान में 6 समूह अल्पसंख्यक हैं, वर्तमान में 6 समूह अल्पसंख्यक हैं। ठीक,
तो ऐसे करके लिख लो, वर्तमान में 6 समूह अल्पसंख्यक हैं। छह समूह अल्पसंख्यक हैं। तो जैन को छोड़ते हो कौन कौन हो जाए? मुस्लिम, ठीक, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी, ठीक है। 1 2 3 4 5। और अगर थोड़ा जैन लिखो तो ऐसे बढ़ के लिखना। अब ये जैन लिखोगे तो इसमें क्या करो, ये जो 5 हैं, ठीक है, इनको 1993 में दर्जा दिया गया। 1993 में दर्जा अल्पसंख्यक का। और जैन को कब दिया गया? 2014 में। 2014 में दर्जा। यानी कि अल्पसंख्यक को जो फ़ायदा होना था, एक था ना कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्था खोल सकेंगे, ठीक है, उनकी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, ठीक। तो 2014 में इनको ये सब मान्यताएं मिलने लगेंगी जैन को। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आराम से कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन को इनको 1992 के बाद जो अधिनियम आया, कानून आया 1992, उसी में इनको डाल दिया गया 1993 में ही। तो आपको समझना पड़ेगा कि उस टाइम जैन को नहीं करा गया था, अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जैन को 2014 में दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखना। अब जो मैंने ये लिखा है, मतलब अल्पसंख्यक क्या है? एक धार्मिक हो गया, एक भाषाई हो गया, और ये मैं डैश 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 करके हमारा प्रांतीय। मतलब अभी क्या चल रहा है इसमें, थोड़ी सी एक बात ये चल रही है कि एक केस है, क्या हुआ कि अभी तक क्या चला था कि भारत में ना उन्होंने देखा धर्म के आधार पर जो लोग कम है, समूह बना हुआ है, तो वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक माने गए। लेकिन क्या हुआ, अब क्या हुआ, एक प्रांत के आधार पर, यानी कि एक जगह ये है, ठीक, एक राज्य है, तो इस राज्य में जनसंख्या जितनी इतनी सारी है, उस जनसंख्या में एक कोई ये इतनी जनसंख्या बची, बाकी एक जैसी जनसंख्या ही अलग है, ये बहुत छोटी जनसंख्या बची है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। तो बोलना है कि आपको अल्पसंख्यक का प्रांत के आधार पर ही बांटना पड़ेंगे। वो ऐसे बात करना चाहिए कि प्रांत के आधार पर भी अल्पसंख्यक, मतलब अभी तो आप क्या कर रहे थे, पूरे देश में देख रहे हो कि धर्म के आधार पर देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या धर्म को मानने वाली कौन सी है, फिर जो शेष बचे उनको आपने धार्मिक अल्पसंख्यक कह दिया, धार्मिक कम संख्या वाले बोल दिया। और क्या है कि भाषा जहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, उस भाषा सबसे कम जो बोली जाएंगी, सबसे ज़्यादा जो बोली जाएगी वो तो बहुसंख्यक होगी, बाकी सब बचेंगे अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। अब लेकिन जो बात अब उठ रही है वो ये उठ रही है कि प्रांत में भी आप देखो कि प्रांत में जनसंख्या किसकी ज़्यादा है। और अगर मान लिया कि जैसे इसमें बात हो रही है कि यहाँ पर हिंदू जो थी, ठीक है, हिंदू वाला समूह, इसकी जनसंख्या ज़्यादा थी तो इसको बहुसंख्यक बना दिया। लेकिन कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू की जनसंख्या इतनी रह गई है, बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एक प्रांत, एक राज्य है, तो इस राज्य में हिंदू यहाँ पे अल्पसंख्यक होना चाहिए। मतलब हिंदू यहाँ पे बहुसंख्यक है, ऐसे हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू की जनसंख्या बहुत ज़्यादा पूरे भारत में। लेकिन अगर एक राज्य के हिसाब से बात करें तो उस राज्य में हिंदू को यहाँ पे माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए यहाँ पे हिंदू को। मतलब पूरे भारत में तो वो हिंदू बहुसंख्यक माना जाएगा, लेकिन एक राज्य में, विशेष राज्य में जहाँ पे उनकी जनसंख्या कम रह गई है, तो वहाँ पे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। ये बात हो रही है ऐसे, ठीक है। जैसे मैं डेड जैसे मारा, तो एक केस है, वो केस लिख लो, TM पाई फाउंडेशन केस, TM पाई फाउंडेशन केस 2002 का। टी ऐसे लिख लो, M ऐसे लिख लो, पाई ऐसे लिख लो। मतलब टी ऐसे लिखना चाहो टाप पे बड़ी की मात्रा, एम ऐसे, एम लिखते एम, बोलते एम है लेकिन एम, ठीक है, ठीक। TM पाई फाउंडेशन केस 2000 कितना था, तो TM पाई फाउंडेशन केस, ठीक। इस केस में लिखो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रेक्षण, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण ये लिखा ऊपर यहाँ पे, प्रेक्षण, ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख लो, ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह है प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, खाली मतलब ऑब्जर्व किया, खाली देखा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे बाध्य नहीं कि ऐसा वो नहीं होना चाहिए, तो उन्हें खाली प्रेक्षण ऐसे कर देखा। इस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रेक्षण किया कि अल्पसंख्यक का निर्धारण प्रांतीय आधार पर भी होना चाहिए, अल्पसंख्यक का निर्धारण प्रांतीय आधार पर भी होना चाहिए। पानी पी लो।
का निर्धारण प्रांतीय आधार पर भी होना चाहिए। प्रांतीय आधार पर भी होना चाहिए, यानी प्रांत का मतलब राज्य के आधार पर भी होना चाहिए। अभी तक हम लोग संविधान में क्या लिखा है? धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार पर। ठीक, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? प्रेक्षण किया है, यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा यहाँ पर इस केस में टीएम पाई फाउंडेशन केस में 2002 के केस में ने कहा है कि जो आप अल्पसंख्यक का निर्धारण कर रहे हो संविधान धार्मिक और भाषाई आधार पर तो कर रहे हैं, लेकिन प्रांतीय आधार पर भी होना चाहिए। प्रेक्षण किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो बाध्यकारी हो गया, आप ऐसा करना ही करना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया, उन्होंने खाली ऑब्जर्व किया ऐसे करके। ठीक, तो एक केस हमने ऐसे लिख लिया, ये केस हो गया एक तरीके से कि अब वो जो डैश मारा है, अगर चाहे तो ऐसे करके बाद में बना लेना। एक बात और लिख लो, एक पत्रकार है अश्वनी उपाध्याय नाम के, ठीक है, इनको लिखो। एक आपने लिखा टीएम पाई और एक ऐसे लिखो, एक पत्रकार है अश्वनी उपाध्याय, अश्वनी उपाध्याय, ब्रैकेट में लिख लेना पत्रकार उपाध्याय, ठीक है, अश्वनी उपाध्याय। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली, इन देखो सुप्रीम कोर्ट में याचिका, ऐसे लिख लो सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इनने याचिका में पिटीशन डाली। इन्होंने कहा कि 6 राज्य और 2 क्या है? यूटीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि याचिका डाली, उसमें क्या किया कि 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज में हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। याचिका में क्या कहा कि यहाँ पर हिंदू को अल्पसंख्यक का 6 राज्यों में, और 6 राज्य कौन कौन से अभी हम लिखवाते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से वो भी, लेकिन मोटा मोटा ये ध्यान रख लो कि अश्वनी उपाध्याय ने पिटीशन डाली, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा आपको हिंदू को देना पड़ेगा, इन 6 राज्यों में देना चाहिए, मतलब पड़ेगा तो नहीं, देना चाहिए, दिया जाए, वो याचिका में कह रहे हैं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है फिलहाल, लेकिन उन्होंने एक याचिका डाली, हमें ध्यान रखना चाहिए। अश्वनी उपाध्याय, ठीक है, लिखा कि 6 राज्य, अब 6 राज्य कौन कौन से लिख लो, पंजाब, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। पंजाब, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, 3 मामा पास में लिख लो, पंजाब, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, और छठा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप। जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। और 2 कौन से हैं यूटीज, कौन से 2? जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश कौन से? जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप, ठीक। यानी उन्होंने बस याचिका में याचिका डाल दी है कि आपको ऐसा थोड़ा देखना चाहिए कि तार्किक तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि अल्पसंख्यक का निर्धारण तार्किक तौर पर हो, तो प्रांतीय आधार पर भी अल्पसंख्यक को, मतलब 2 बातें हो गई ना। अब ये ऐसे करके कि डायग्राम हल्का सा बना लो, ये वाला अल्पसंख्यक लिखना, ठीक है, और इसमें क्या लो धार्मिक भाषाई, ठीक है, ऐसे करके बनाओगे तो इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे अल्पसंख्यक लिखोगे और धार्मिक और भाषा लिख लोगे, डेसिमल के प्रांतीय लिख लोगे। इसके नीचे ऐसे लिख लोगे ये क्या है, संविधान में ही हमें संविधान में प्रकार बांटे हुए इन दोनों का। और इसके नीचे क्या लिख दोगे कि एक तो लिखोगे टीएम पाई फाउंडेशन केस लिखोगे, एक बात और लिखोगे अश्वनी उपाध्याय की, यानी और अश्वनी उपाध्याय लिख के छोड़ देना चाहें, आपने आप याद आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। यानी कि ये तो संविधान ने बता दिया इनका आधार, और ये इस आधार पर ही बांटो। ये एक टीएम पाई फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया, और एक अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहेगा। बंटवारा आप मतलब पूरे ऊपर की भाषा बिना पढ़े आप डायग्राम देख के समझ जाओगे। ठीक,
अब ये बात समझ में आ गई। अब लेकिन आपने आर्टिकल 30 में लिखा कि अल्पसंख्यक चाहे वे धार्मिक हो चाहे वे भाषिक हो, उनको अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की स्थापना करने के अधिकार होगा। ठीक है, तो एक हेडिंग बना लो, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था क्या होती है। ठीक है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था मतलब ये क्या चीज़ है, क्या है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था, ये हेडिंग बनाओ और वो जल्दी से बना लो। अल्पसंख्यक धार्मिक भाषाई को भ्रांति है, धार्मिक और भाषाई संविधान में है, संविधान में और TM5 में और अश्विनी उपाध्याय में इन दोनों की बात करी गई है। TM5 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था ये हेडिंग बनाओ। ठीक है, इसमें पहली बात क्या लिखोगे, जो अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित की गई हो, जो अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित की गई हो, के द्वारा स्थापित की गई हो, जो प्रधानता अल्पसंख्यक के शैक्षिक हितों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। जो प्रधानता अल्पसंख्यक के शैक्षिक हितों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था क्या है, यानी कि ऐसी शिक्षा संस्था जो अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित की गई हो और जो प्रधानता अल्पसंख्यक के शैक्षिक हितों को, मतलब जो अल्पसंख्यक लोगों उन्हीं के शैक्षिक हित को बढ़ावा देगी। ठीक है, प्रधानता। ठीक, अब लिखो इसी में आगे की बात और लिखो, यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था समझ में आई क्या है। तो अब इसमें लिखो भारत, अब नीचे एक लाइन लिखो, भारत में अल्पसंख्यक, थोड़ा तेजी से, भारत में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को अन्य शिक्षा संस्थाओं की तुलना में कुछ छूटें हासिल हैं। भारत में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को अन्य शिक्षा संस्था से कुछ अन्य शिक्षा संस्था की तुलना में कुछ छूटें हासिल हैं। छूटें हासिल हैं। ठीक है, यानी कि अब ये समझो, इससे काफ़ी विवाद चला था। आर्टिकल 30 है ना, आर्टिकल 30A भी अब आगे बात होगी इसमें, लेकिन 30 आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर में बात हो रही थी 370 के संग में, ठीक है, और 35A की बात हो रही थी, वो बात करेंगे थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या मामला है हम समझेंगे। लेकिन पहले तो क्या है, इसको समझे हमारे क्या लिखा हुआ है। पहले तो हमने समझा कि शिक्षा संस्था किसे कहोगे आप, शिक्षा संस्था किसे कहोगे, यानी कि ऐसी शिक्षा संस्था जो अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित की गई हो। ठीक, कोई अल्पसंख्यक ने किसी ने बनाई हो, और जो प्रधानता मतलब मेन काम उसका क्या है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हीं को शैक्षिक वर्गों के, उन्हीं के शैक्षिक हितों को पूरा करना है कि भाई जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनको शिक्षा देना है। बाकी आप मेजोरिटी वाले हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमारा काम वो नहीं है। मतलब कर रहे हैं अलग बात है, हो जाए, लेकिन मेन काम हमारा क्या है कि जो अल्पसंख्यक है इनका शैक्षिक हितों को पूरा करना है, इनको आगे बढ़ाना है। ठीक, अब भारत लिखा, फिर भारत में जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था है वो अन्य शिक्षा संस्था की तुलना में उन्हें कुछ छूटें, ठीक है, उन्हें कुछ छोटी छूटें मिली हुई हासिल है। वो क्या है, जैसे नंबर 1 इसमें लिख सकते हो आप कि धार्मिक आधार पर यहाँ पर आरक्षण है, मतलब धर्म के आधार पर आरक्षित सीटें, मतलब यहाँ पर क्या है, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए, ऐसे लिख लो, अल्पसंख्यकों के लिए धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। अल्पसंख्यकों के लिए धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित की जा सकती हैं।
ठीक है। लिखा धर्म के आधार पर, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए धर्म के आधार पर, यानी वो उस धर्म के अल्पसंख्यकों के लिए वो आरक्षित सीट कर देंगे, इतनी सीटें 50% सीटें इनको ही दी जाएंगी। और सामाजिक आधार पर तथा आर्थिक आधार पर किया गया आरक्षण यहाँ लागू नहीं होगा। जो आरक्षण पीछे आगे देख लिया था ना कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें और के लिए, और सामाजिक आधार पर तथा आर्थिक आधार पर किया गया आरक्षण यहाँ लागू नहीं होगा। सामाजिक आधार पर और आर्थिक आधार पर, यानी सामाजिक आधार पर कौन सा किया गया था, SC ST OBC को जो आरक्षण बांटा गया था, SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27% आरक्षण, वो यहाँ नहीं लगेगा इन शिक्षा संस्थाओं में। और आर्थिक आधार पर भी जो आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस को 10%, वो भी यहाँ नहीं लगेगा इन शिक्षा संस्थाओं में। कहेंगे नहीं, जैसे आता है ना हर शिक्षा संस्था में क्या है कि 10% सीटें आपको मिलेंगी रजिस्ट्रेशन के टाइम में ईडब्ल्यूएस के लिए, SC लोगों के लिए 15% है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ धर्म के आधार पर उन्होंने सीटें कर रखी हैं शिक्षा संस्था में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु लिखो, कुछ छूटें हासिल है। पहली छूट लिख लीजिए, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित होंगी, और जो सामाजिक आधार पर और आर्थिक आधार पर जो आपने आरक्षण दे रखा है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक, यानी कि आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 15(6) और 16(4) और 16(6) वो आर्टिकल था ना पीछे नौकरी के टाइम में, या नौकरी के टाइम में भी कुछ नहीं, अभी नौकरी वाला लिख रहे हैं हम लोग। दूसरा बिंदु लिखो, शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों और कर्मचारियों दोनों लिख लो, शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती, शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में उन्हें स्वायत्तता प्राप्त होगी, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता प्राप्त होगी। शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में मतलब उनकी मनमानी चलेगी, हम कौन से शिक्षक लेंगे कौन से कर्मचारी लेंगे, हमारी मर्जी। ठीक है, शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में उन्हें स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, उनकी इच्छा, स्वायत्तता ऑटोनॉमी, इंग्लिश में लिख दूँ, ऑटोनॉमी और स्वायत्तता। ऑटोनॉमी की स्पेलिंग देख लेने एक बार, मेरे ख्याल से यही है, आज मेरे को मिस कर रही है, स्वायत्तता। ठीक है, स्वायत्तता। समय, अब लिखो अगला बिंदु, समय समय पर प्राप्त होगी, प्राप्त है। अगर शिक्षा संस्था की मर्जी है कि वो कौन शिक्षक भर्ती करेगा, कौन से कर्मचारी भर्ती करेगा, वो हमारी मर्जी है। आप ऐसे नहीं कहोगे भाई हम ज़्यादा एलिजिबल हैं, हमारी तो इतनी डिग्रियाँ एम पे लो, ये हम PhD करे हुए हैं, वो खाली यही करे हुए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मर्जी। वो हाई स्कूल वाले को भी भर्ती ले सकते हैं कि हाई स्कूल वाला यहाँ पे पढ़ाएगा फिलॉसफी ऑफ साइंस। ठीक, अब लिखो अगला, समय समय पर राज्य उन्हें विशेष सहायता अनुदान देता है, समय समय पर राज्य उन्हें विशेष सहायता अनुदान देता है, समय समय पर राज्य उन्हें विशेष सहायता अनुदान देता है, समय समय पर राज्य उन्हें विशेष सहायता अनुदान देता है। यानी कि राज्य थोड़ा क्या करेगा, सहायता देते रहेगा समय समय पर। ठीक है, ये आर्टिकल 30 हो रहा है, लेकिन एक बात इसमें हल्की से लिख लो। अब एक लिख लो यहाँ पे, एक आगे इसका पॉइंट नहीं छूटे हासिल में, ये अलग है, वो छूटे हासिल हो गए, शिक्षा संस्था खत्म बात। अब एक लिख लो, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2015। ठीक है, अब वो शिक्षा संस्था वाली बात खत्म हो गई, छूटे जो हासिल थी वो 3 ही याद दिख गई। अब हम लिख रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो कि अभी हमने पीछे लिख के आए थे, अभी हम पीछे क्या लिख के आए थे कि राज्य जब शिक्षा संस्था की भूमि अधिग्रहण करेगा तो बाजार दर पर उन्हें बाजार दर पर क्या करेगा, मुआवजा देगा। ठीक है, और अन्य शिक्षा संस्था में राज्य अपने आप मुआवजा तय करेगा। लेकिन क्या हुआ, 2015 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2015 आया, तो इसमें 2015 में यह अधिनियम आया, तो इसके साथ क्या हो गया,
अगर किसी की भूमि का जनहित में, इसमें क्या लिखोगे, किसी की भूमि का जनहित में, जनहित का मतलब जनता के हित में अगर कर रहे हो, ऐसा नहीं कब्जा कर लिया, तो जनहित में अधिग्रहण कर रहे हो तो बाजार दर से 4 गुना मुआवजा दोगे। अगर बाजार में जितनी कीमत चल रही है उसके 4 गुना की मुआवजा तय करोगे। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2015 में क्या गया, इसके अंतर्गत लिख लेना, किसी की भूमि का जनहित में अधिग्रहण किया जाता है तो बाजार दर से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। किसी की भूमि का जनहित में अधिग्रहण किया जाता है तो बाजार दर से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। बाजार दर से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। 1993 में दर्जा किनको दिया था अल्पसंख्यक का, मुस्लिम और सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को। जैन को 2014 में दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रख लेना। बाकी अभी हो गया अल्पसंख्यक धार्मिक भाषाई, ये भी अल्पसंख्यक पता हो गया आपको। प्रांतीय भी हम देख लिए, TM फाउंडेशन केस, और अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका देख ली हमने। ये लिख लिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम। यानी विवाद ज़्यादा उठ गया था ना कि अगर ऐसा देखा जाता था शिक्षा संस्था उस पर कब्जा कर लेता कि भाई यहाँ पे तो राज्य वो निकालेगा, कुछ निकालेगा, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम आ गया। और 2015 में उसमें क्या हो गया कि अगर जनहित में आप किसी की भूमि का अधिग्रहण कर रहे हो तो बाजार दर पे जो रेट चल रहा है उससे 4 गुना उसे मुआवजा दोगे आप, तब आप उसकी भूमि का अधिग्रहण कर लो। ठीक है, उसमें भी तर्क वगैरह देना पड़ेंगे कि क्या है, ऐसे नहीं राजनीति से प्रेरित होकर आप किसी की भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। आर्टिकल 30 समझ में आ गया। शिक्षा मतलब आर्टिकल 30 थोड़ा बड़ा है, थोड़ा समझ लेना कि उन्होंने क्या आर्टिकल 30 में कि कोई भी अल्पसंख्यक हो, चाहे वह धार्मिक हो चाहे वह भाषाई हो, उसके अनुकूल शिक्षा संस्था स्थापना करने का अधिकार होगा। ठीक है, हमने लिखा था। और हमने कहा अगर उसकी शिक्षा संस्था भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो वहाँ पे उसमें आर्टिकल 30 में क्या लिखा था कि बाजार दर पर उसे मुआवजा दिया जाएगा, और अन्य शिक्षा संस्था होगी तो उसे राज्य तय करेगा मुआवजा। फिर हमने देखा कि संविधान में अल्पसंख्यक 2 प्रकार से बताए गए हैं और संविधान में परिभाषित भी नहीं किए गए हैं। तो एक संसद ने कानून बनाया कि भाई राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 बनाया, और उसमें सरकार ने बताया कि अल्पसंख्यक का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो सरकार ने बताया, संसद ने बताया कि जो संख्या में ज़्यादा होगा उसको आप बहुसंख्यक कहोगे, और बचे हुए जो समूह हैं छोटे छोटे उनको राज्य बीच बीच में केंद्र सूचना अधिसूचना निकालेगा। जैसे 1993 में एक अधिसूचना निकाली, तो 1993 में अधिसूचना निकाल के ये 5 जो हैं इन समूहों को बता दिया अल्पसंख्यक हैं। फिर 2014 में एक अधिसूचना निकाली, उन्होंने कि जैन भी भाई अल्पसंख्यक माने जाएंगे। तो अब अल्पसंख्यक को जो फ़ायदा मिलता था वो अब जैन को भी 2014 से मिलने लगेगा। क्या फ़ायदा मिलता था कि अगर जैन अपनी कोई शिक्षा संस्था स्थापना करेंगे तो वहाँ पे उस शिक्षा संस्था में जैन कह सकते हैं इसमें जैन ही पढ़ेंगे, 50% आरक्षित जैन के लिए सीटें हैं, और जैन कह देंगे कि जो आपका आरक्षण चल रहा है SC को इतना दे रहे हो, ST को इतना दे रहे हो, OBC को इतना दे रहे हो, वो हमारी संस्था में लागू नहीं होगा। और EWS का 10% भी हम लागू नहीं करेंगे। हम शिक्षक और कर्मचारी को जब भर्ती करेंगे तब भी हम नौकरी देते वक्त भी हम वो EWS 12 ऐसा कुछ नहीं मानेंगे। यानी कि आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15(4), 15(5), 15(6) और आर्टिकल 16 में 16(4) और 16(6) ये हम इस पर लागू नहीं देंगे। जैन ऐसा कहने लगेंगे। अब जैन को फ़ायदा मिल जाएगा 2014 से, लेकिन 2014 तक जैन ऐसा नहीं कर सकते थे। 1993 से ये 5 अल्पसंख्यक तो कर सकते थे। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने से फ़ायदा होने लगा। इसीलिए अश्विनी उपाध्याय ने याचिका डाल के ये TM पाई फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि अल्पसंख्यक को आप प्रांतीय आधार पर भी बांट दो। कि अगर अब यहाँ पर इस राज्य में यानी 6 हमने कौन कौन सी बात कर रहे थे, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की हमने बात करते 6 राज्य, और जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप 2 UT की बात करी थी। इन राज्यों में क्या है कि इसमें क्या है कि जनसंख्या में हिंदू बहुत कम रहेगा यहाँ पे, तो ये तो इसी राज्य के रहेंगे ना, तो यहाँ पे हिंदू बहुत कम है। तो अश्विनी उपाध्याय और ऐसे इनमें बात करेंगे कि आप अल्पसंख्यक को इसके आधार पर बांट दो। अगर यहाँ पर अब ऐसे अल्पसंख्यक हिंदू बन जाएंगे यहाँ पर अल्पसंख्यक, तो हिंदू को भी ये फ़ायदा मिलने लगेगा ऐसा वाला। ठीक है, तो इस पर विवाद चल रहा है कि हिंदू को ऐसे फ़ायदा मिलने लगेगा, क्योंकि अब कहीं कहीं पे जैसे जो 6 राज्यों इनमें है, 6 राज्यों में इनमें हिंदू बहुत छोटे संख्या में रह गए हैं। कहीं कहीं ज़्यादा, जैसे पंजाब में देखोगे आप नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है। ठीक है, मिजोरम में, इन सब में नहीं। पत्रकार ने ठीक से पत्रकारिता करते हुए निकाला है, तो यहाँ पे हिंदू इतने रह गए हैं, तो इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। और कह रहे हैं कि तार्किक आधार पर आपको डिसाइड करना चाहिए, लेकिन विवाद चल रहा है, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए, हिंदू कहीं पर मेजोरिटी से माइनॉरिटी में आ चुके हैं, तो अब उनका अल्पसंख्यक का फ़ायदा मिलना चाहिए। जब वो अल्पसंख्यक के बच्चे वहाँ पे, यानी कि राज्य कोई भी काम करेगा वो इनको ज़्यादा मिलेगा, इनको कम मिल पाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 30 हो गया। 31 तो हट गया है, हम वो भी देखें। 32 पढ़ेंगे, उसमें कुछ रेट वगैरह है, वो थोड़ा लंबा है। ठीक, 32 हम देखेंगे, फिर हमारा फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हालांकि 33, 34, 35 और देखने में, क्योंकि 12 से 35 तक है ना फंडामेंटल राइट, 33, 34, 35 भी समझेंगे हम लोग। लेकिन हमें मोटे मोटे 32 तक समझने को, 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 में क्या है
शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फिर क्या है 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में क्या है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 31 गया, 32 में क्या है संवैधानिक उपचार। 32 तक ही हम मोटे मोटे देख लें, फिर 33, 34, 35 हम देख लेंगे, और शुरुआत में 12, 13 हम समझ गए थे। ठीक, इतना रखते हैं। तो हम पढ़ेंगे कौन सा आर्टिकल अब 32।